हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टैटिस्टिक्स में कवर किया था क्या हम लोग? कर्टेसिस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या? कोरिलेशनल एनालिसिस। देखिएगा जी, अभी तक जो भी स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा वो था वन वेरिएबल एनालिसिस, और अब जो हम लोग जिसको यूनिवेरिएट एनालिसिस भी कहते हैं अभी तक वाले में, और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग बाइवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। तो ये क्या होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस? सर यूनिवेरिएट एनालिसिस वैसा एनालिसिस जो इससे प्रॉब्लम रिलेट करता है सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर से, और बाइवेरिएट एनालिसिस वैसे एनालिसिस को बोलते हैं जहां दो या दो से ज्यादा वेरिएबल क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं क्या? बाइवेरिएट एनालिसिस। बात समझ में आई? जी सर। कैसे? तो सर जहां डिमांड और प्राइस की बात कर लीजिए, अगर डिमांड बढ़ा तो सर प्राइस कम, ठीक, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, और प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, सिंपल। तो जब ये दो वेरिएबल में हम लोग कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस कहा जाता है। तो अभी कोरिलेशन हमें पढ़ना है, फिर अगले क्लास में हम लोग रिग्रेशन की चर्चा करेंगे। कोरिलेशन के दो वीडियो के बाद, दो वीडियो कोरिलेशन में लगानी है, उसके बाद हम लोग रिग्रेशन में आगे बढ़ेंगे। तो चल देखते हैं कि क्या होता है कोरिलेशन। क्लियर है बात? हाँ आइए चलते हैं। ये देखिएगा, चलिए इससे पहले आपको मैं बता दूं कि कोरिलेशन का दो तरीके का एनालिसिस है। कौन कौन सा? सर एक बार इसको लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक मिनट वेट करिएगा। ये देखिएगा, टाइप्स ऑफ एनालिसिस दो तरीके का, एक को बोलेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस और एक को बोलेंगे बाइवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या हो गया जी? जो प्रॉब्लम रिलेटेड किससे है? वन वेरिएबल से। प्रॉब्लम रिलेटेड वन वेरिएबल, और यहां सर प्रॉब्लम रिलेटेड टू और मोर वेरिएबल्स। क्लियर बात है? तो यहां हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का। समझ में आया? तो चलिए अब समझते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। तो देखिए आइए चलते हैं चैप्टर में, देखते हैं कोरिलेशन किसको कहते हैं। देखिएगा जी, कोरिलेशन का मतलब होता है, आप ध्यान से समझिए, कोरिलेशन इसका मतलब दो वेरिएबल के बीच में अगर क्या रिलेशन है इसको बताता है कौन? कोरिलेशन। अब क्या होता है? कहता है इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड देन ईच, इस तरीके से दो वेरिएबल इस तरीके से रिलेटेड हो कि एक के चेंज होने की वजह से अगर दूसरे में भी परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरिलेशनल एनालिसिस बोलेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब आइए चलते पढ़ते हैं बुक्स और डिटेल में इसको चर्चा करते हैं, समझते कैसे कहां यूज है कोरिलेशन का। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है इन एवरीडे लाइफ, हमारी ये जिंदगी में, हर रोज भरी जिंदगी में, इन बिजनेस और पॉलिसी मेकिंग वी ट्राई टू फाइंड आउट बाय हाउ मच वन वेरिएबल इज गेटिंग अफेक्टेड बाय अनदर वेरिएबल। बोला भाई साहब, इस भरी जिंदगी में रोज हम लोग क्या देखते हैं? बिजनेस या पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं, तो वहां हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है। वेरिएबल जो वेरी करते रहता है, ठीक है, उसको कह रहा है सपोज एन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर। उसने बोला कि मान लीजिए एक इकोनॉमी जो है बहुत फास्ट ग्रो हो, वो देखना है, ठीक है। कह रहा है देन वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस ग्रोथ देन टू कंट्रोल दोज ले डाउन पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। तो बोल रहा है भाई साहब देखिए, हमने मान लिया कि इकोनॉमी क्या है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ेगा। तो अब हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत है, ये खोजने की जरूरत है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं
जिसकी वजह से ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है, यानी ग्रोथ हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है ग्रोथ, और फिर उस फैक्टर को कंट्रोल करके पॉलिसीज उसी हिसाब से बनाने की जरूरत है। ऑब्वियसली बात है, जिससे मेरा बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा, हम वही फैक्टर को देख के फिर क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे कि भाई इस मार्केटिंग को करने के बाद मेरा बिजनेस ग्रोथ बढ़ रहा है, तो हम उसी मार्केटिंग को क्यों नहीं करेंगे बार बार। समझ में आ रही है? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम पढ़ रहे हो और पढ़ने के टाइम में तुम्हें जो नोट्स बनाने वाला चार्ट बेसिस पर बनाना तुम्हें अच्छा लगता है, उस तरह से समझ में आता है, तो तुम उसको फॉलो करोगे। तो उसी तरीके से कोई भी फैक्टर, जैसे इकोनॉमिक यहाँ की बात की कि ग्रो करेंगे कैसे, फास्टर कैसे ग्रो करें। अब जब हमको इकोनॉमी को फास्ट ग्रो करना है तो क्या करना है, उसके लिए फैक्टर इन्फ्लुएंस देखेंगे, कौन कौन सा फैक्टर मेरा इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब उस फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। कम समझ में आई बात यहां तक? हाँ। अब कह रहा है हाउ वी डू नो विच फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ बाय व्हाट डिग्री। तो हम लोग फिर बोला कि भाई साहब अब हम लोग ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सा फैक्टर कितने डिग्री के साथ ग्रो किया है। मतलब सेल्स में मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग हमने किया, यहां तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी। चलो मैं अलग एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लेते हैं मेरा बिजनेस है और बिजनेस में सेल्स मेरा ग्रो कर रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सेल्स में पैम्पलेट की वजह से या फिर किसी और बोर्डिंग की वजह से या किस वजह से मेरा सेल्स ग्रोथ हो रहा है, कितने डिग्री से, ये मुझे कैसा पता चलेगा। तो ये कह रहा है सपोज इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेक्निकल नो हाउ, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अब देखो इसमें 4-5 ऑप्शन दे दिया, बोला इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे किया, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, फिर ग्रोथ रेट, फिर टेक्निकल नो हाउ की वजह से, या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की वजह से इकोनॉमी क्या गया, उसका ग्रोथ रेट बढ़ गया। ऑब्वियसली बात है, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो मेरी ग्रोथ रेट होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब हर बार नेता मतलब क्या बोलते हैं इसको, सरकार बदलेगी नहीं तो भी मेरा ग्रोथ होगा। तो ये सारा चीज को हम कैसे जान पाएंगे, कैसे हम इसको डिग्री को मेजर करेंगे। कह रहा है बट हाउ वी डोंट नो विच वन ऑफ दिस अफेक्ट हाउ मच। तो बोल रहा है कि अब ये सारा फैक्टर तो है इसकी वजह से ग्रोथ हुआ, लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सा फैक्टर की वजह से कितना ग्रोथ हुआ है। So similarly, a firm wants to find out how much its sales are affected by advertisement। और इसी तरीके से बोला सिमिलरली, सेम तरीके से एक फर्म ये भी जानना चाहता है कि कितना एडवर्टीजमेंट करने के बाद उसकी सेल्स में ग्रोथ कितनी हुई है। तो बोल रहा है डज एडवर्टीजमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इंक्रीज सेल्स और नॉट। और ये भी जानने की कोशिश करता है कि क्या उसने जो एडवर्टीजमेंट करा उससे उसका सेल्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम पैसे लगाएंगे तो हम जानेंगे नहीं कि मेरा सेल्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, सर जानेंगे। फिर क्या बोल रहा है, in all the above problems we use correlation and regression analysis। अब देखिए कितने से ग्रोथ हुई है, कितने से सेल्स बढ़ा है, इन सब प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। तो अब समझ में आया कि सर कोरिलेशन कहां यूज कहां करते हैं, जहां हमें चेक करना होता है कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल में कितना चेंज आया। हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया तो उसकी वजह से सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, हमने ग्रोथ मेरा बढ़ा कंट्री का तो हमने कहां कहां किस फैक्टर में कितना खर्च किया था, बाय व्हाट डिग्री, कितने डिग्री से चेंजेस हुआ। ये सब चीज देखने के लिए हमारा क्या, हमारे कोरिलेशनल एनालिसिस को यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल, टू बाइवेरिएट या मल्टीवेरिएट वेरिएबल। ठीक है, मल्टीवेरिएबल क्यों, क्योंकि यहां बहुत देखो अभी ग्रोथ वाली बात में 4-5 फैक्टर आ गए थे, इन्वेस्टमेंट था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेक्निकल नो था, ग्रोथ रेट था, ये सारा चीज था। और जब सेल्स की बात किया तो एडवर्टीजमेंट के बेस पर देखा, दो वेरिएबल हुए ना, सेल्स और एडवर्टीजमेंट। अगर सेल्स मेरा बढ़ रहा है तो एडवर्टीजमेंट की वजह से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, यही तो चेक हम करेंगे कोरिलेशन में। क्लियर है बात? हाँ जी। तो कह रहा है विच enable us to get a picture by what degree a variable affects another। तो हमको कोरिलेशन के थ्रू क्या पता चलता है कि कितने डिग्री के से ये चेंजेस हुआ है, मतलब कितना डिग्री की वजह से ये बढ़ा है। अभी से एडवर्टीजमेंट किए तो इसकी वजह से क्या इतना बढ़ गया है, 0.1, 51, 90%, 70%, कितना डिग्री से बढ़ गया ये। क्लियर है बात? हाँ जी। तो ये था कोरिलेशन। अब चलिए मीनिंग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द वर्ड कोरिलेशन इज मेड, द वर्ड कोरिलेशन इज मेड ऑफ को का मतलब मीनिंग होता है टुगेदर, एंड रिलेशन मीनिंग होता है, रिलेशन मींस कोरिलेशन। ठीक है, तो ये द वर्ड कोरिलेशन का मतलब क्या, को मतलब मीनिंग, टुगेदर एंड रिलेशन। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल दैट हेल्प्स टू मेजर एंड एनालिसिस
द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल के बीच में डिग्री को मेजर करने के लिए कोरिलेशन हम लोग यूज करते हैं, है ना। कैसा, ये स्टैटिस्टिकल टूल है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करता है मेजर और एनालाइज करने के लिए डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। क्या होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है correlation is a statistical tool which studies the relationship between two variable. Under this study, if there is any relation between two variable, when one variable change, the other also change in the same or in the opposite direction, we say that two variables are correlated। तो ये बात ध्यान में रखिए कि बोला कि भाई साहब एक वेरिएबल मेरे पास है और उस वेरिएबल की वजह से अगला वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, चाहे पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव, डजंट मैटर, लेकिन अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो वेरिएबल जो है वो कोरिलेटेड है। सो बोल रहा है सर फ्रांसिस गैल्टन इंट्रोड्यूस कोरिलेशन, सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टन ने इसको दिया था, बट कार्ल पियर्सन प्रोवाइडेड द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, और कार्ल पियर्सन ने इसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। सम एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेशन, कैसा बोला, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट और वेट, हाइट और वेट के बीच में कि हाइट बढ़ा तो वेट भी बढ़ेगा, वेट कम है तो हाइट भी कम होगा, ये बात रिलेशन बताया। प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, की प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ना चाहिए, सही बोला कि गलत, गलत बोला सर, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, डिमांड बढ़ा तो प्राइस सर कम हो जाएगा, अपोजिट रिलेशन है इसका। एंड एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी बात सही है कि हस्बैंड की एज ज्यादा होगी तो वाइफ की कम थोड़ी सी होती है, ये तो ये क्या है, कोरिलेशन बताना है, क्लियर है बात, एक दूसरे के बीच में। क्यों, क्योंकि सर हमको यही तो चेक करेगा कितने डिग्री से चेंजेस आया है, समझ में आया बात। हाँ जी सर, अब आइए डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है, आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ द चेंजेस इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर वेरिएबल। सेम बात बोल रखा है यार कि एक वेरिएबल की वजह से जो चेंज हो रहा है उसके वजह से जो सामने वाला वेरिएबल है वो भी उसमें चेंज अगर आ रहा है तो हम लोग उसको कोरिलेशन कहेंगे। कह रहा है दैट इज व्हेन टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर वी से दे आर कोरिलेटेड। तो बोल रहा है कि जब दो वेरिएबल्स साथ साथ भी चलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कोरिलेटेड है। अब देखिए बॉलेज ने डेफिनेशन दिया है, एम टटल ने दिया है, आइए एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, बाकी उसको बाद छोड़ देंगे, दिमाग नहीं लगाना है, फिर आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का एनालिसिस करना हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, अब देखिए कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है। कह रहा है कोरिलेशन एनालिसिस इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर स्टडीइंग एंड मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कोई मेथड्स और टेक्निक के थ्रू स्टडी करना, उसको मेजर करना, वो कोरिलेशन एनालिसिस कहलाता है। इट मींस स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो ये चीज चेक करना कि जो स्टडी है उसमें एग्जिस्टेंस क्या, मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन क्या, रिलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है। अब देखिए कहां कहां यूज होता है कोरिलेशन, यूजेस ऑफ कोरिलेशन, ये बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि आप अगर आप पढ़ेंगे, एक तो यहां यूज करेंगे, जब आप पीएचडी करेंगे तो कोरिलेशन वगैरह टेक्निक लगाना पड़ेगा आपको पीएचडी के दौरान, इसलिए इसको थोड़ा डीप एनालिसिस समझ लीजिए। चलिए यूजेस ऑफ कोरिलेशन, कह रहा है बिफोर गोइंग टू डील विद द वेरियस मेथड ऑफ कोरिलेशन इट इज नेसेसरी टू नो द वेरियस यूजेस ऑफ कोरिलेशन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस व्हिच कैन बी साइटेड फॉलोज। तो बोल रहा है मेथड तो हम लोग जानेंगे, उससे पहले यूजेस जान लो कि कहां कहां यूज हम इसका कर सकते हैं। पहला यूज कह रहा है इट इज यूज्ड इन डिराइविंग प्रिसाइजली द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स लाइक प्राइस एंड डिमांड, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर एंड सेल्स, रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड। तो बोल रहा है भाई साहब यहाँ डिग्री को चेक करने के लिए कह सकते हैं कि डायरेक्शन का किस हिसाब से दो वेरिएबल्स के बीच में क्या डायरेक्शन है, जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में क्या कोरिलेशन है, ये कह सकते हैं। फिर बोल रहा है इट इज यूज्ड डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एंड रेशियो वेरिएशन व्हिच हेल्प इन एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन के को भी डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे हम लोग बोलते हैं ना a इक्वल टू बी वाई, सॉरी x इक्वल टू a प्लस बी वाई है, a प्लस बी वाई, ये वाला बनाते हैं ना, तो इसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। हाँ जी हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन में, इसको अच्छे से दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा क्या बोला, बोला इट इज यूज्ड इन रिड्यूसिंग द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मैटर ऑफ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के मैटर में अनसर्टेनिटी को देखने के लिए इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस करने के लिए। पूरा इट इज यूज्ड इन रिड्यूसिंग द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी का रेंज रिड्यूस करने के लिए
आपको क्या इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है इट इज यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स थ्रू अ सिंगल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बोल रहा है दो एवरेज रिलेशनशिप को आप क्या एक सिंगल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन में बताता है, कौन सर, कोरिलेशन। कह रहा है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स it is used in understanding the economic behavior, locating the important variables on which the others depend। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने में कोरिलेशन का यूज करते हैं, जहां पे अदर्स डिपेंड होते हैं इस पे। कह रहा है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फील्ड में इट इज यूज्ड एडवांटेजियसली टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स प्राइस, एनी अदर वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर वेरिएबल्स व्हिच आर फाइनेंशियली रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिएगा जो देखिए इकोनॉमिक्स के फील्ड में तो हमने देख लिया कि इकोनॉमिक बिहेवियर को चेक करने के लिए, बिजनेस के फील्ड में हम वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कितना वॉल्यूम है, सेल्स प्राइस क्या है, और भी इसके अदर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सारा चेक करने के लिए हम कोरिलेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर। कह रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड फिलोसफी आल्सो द मेथड ऑफ कोरिलेशन आर profusely used in making progressive development in respective lines. In the field of nature also it is used in observing and the multiplicity of the interrelated forces। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज किया जाता है, कहाँ, नेचर्स में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछा जाता है। कह रहा है कोरिलेशन कितने टाइप का सर, 3। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। ऑन द बेसिस अपॉन द वेरिएबल क्या बोलते हैं, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो सर 3, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। और बेस्ड अपॉन द कांस्टेंसी ऑफ रेशियो चेंज इन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो इसमें लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। आइए एक एक करके इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ध्यान दें सर, देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है सर, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, जैसे प्राइस और सप्लाई। क्या मैंने बोला, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और सप्लाई सेम डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है बात। उसी तरह से नेगेटिव कोरिलेशन, सर नेगेटिव कोरिलेशन जब दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए उसको जैसे प्राइस एंड डिमांड, क्लियर है बात। आइए देखते हैं क्या रहा है, क्या positive correlation when two variables move in the same direction, that is when one increases and other also increases and vice versa, then such a relation is called positive correlation। देख लीजिए, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई आ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जब इनकम बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। हाइट एंड वेट, जब हाइट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। तो ये किसका है, पॉजिटिव कोरिलेशन की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आई बात, हाँ जी। उसके बाद है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए कह रहा है when two variables move in the opposite direction, when one increases in the other decreases and vice versa। जब एक डिक्रीज कर रहा है दूसरा इंक्रीज कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्या सर, हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। देन सच रिलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देखो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम तो प्राइस ज्यादा। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन गारमेंट, सही बात है, अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा वाला रहा तो आपका सर वुलन गारमेंट ज्यादा बिकेगा, टेम्परेचर कम तो नहीं बिकेगा, सिंपल बात है। बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ वेरिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड। अब देखो रेशियो ऑफ कोरिलेशन के बेस पर 3 होता है सर, एक होता है लीनियर कोरिलेशन, एक होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन वो रिलेशन होता है जहां सेम रेट या अमाउंट से चेंज होगा, और नॉन लीनियर वो होता है जब दोनों वेरिएबल डिफरेंट अमाउंट से चेंज हो रहा होगा। कैसे, आइए समझते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। क्या रहा है, when there is a constant change in the amount of one variable due to changes another variable, एक वेरिएबल का चेंज अनदर वेरिएबल का चेंज सेम रेट पर हो रहा है तो इट इज नॉन एज लीनियर कोरिलेशन। This term is used when two variables change in the same ratio, सेम रेशियो से चेंज हो रहा है, क्लियर है बात। हाँ जी, अब दिखाता हूं आपको एग्जांपल के तौर पर। कह रहा है two variables that change in a fixed proportion are displayed on the graph paper, a straight line will be used to represent the relationship between them, as a result is suggest a linear relationship। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं। x 10 से 15 हुआ, या 10 से 20 हुआ, फिर 15 से 20, 20 से 30, 20 से 25, 30 से 40, 25 से 30 और ये 40 से 50। मतलब यहाँ 5 का इंक्रीमेंट है तो यहाँ 10 का, फिर यहाँ 5 तो यहाँ 10, यहाँ 5 यहाँ 10,
यहाँ 5, यहाँ 10, तो ये बात देख लीजिए, ये 5 क्या है, सेम रेट से चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसको भी देख लीजिए, 0, 5, 10, 15 और ये कितना 20, तो ये देखिए दोनों वेरिएबल्स के बीच में सेम रेट से चेंज हो रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ 5, 5, 5, 5 ये सेम रेट से चेंज हो रहा है, यहाँ भी सेम रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट सेम सेम देखिए, डिक्रीज में है ना ये वाला, इसको मत देखिए अभी, ये कंफ्यूज कीजिएगा आप, बस आप इसको देखिए, ये क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में सेम रेट दिखाना है आपको, तो ये दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x एक y, और जिसमें देखिए सेम रेट से चेंजेस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है। ये देखिएगा, बस इसको ध्यान में रखिए। आइए आप इसका फिगर देखते हैं, इसको समझ में आएगा। ये देखिए सेम रेट से अगर चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। क्लियर है बात? हाँ देखिए, कह रहा है इन द अबव ग्राफ फॉर एवरी चेंज इन द वेरिएबल x 5 units there is a change in 10 units variable y, the ratio change in variable x and y in the above 1:2 it remain the same, thus there is a linear relationship between variable। अब ये बात, यही बात बोला कि देखो ये 5 से चेंज हुआ तो ये 10 से, ये 5 से ये 10 से, यही चीज ये बोला, तो इसको उसने बोला कि 1:2 के रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है। x 1 से बदल रहा है तो y 2 से बदल रहा है, ठीक है। इसी की बात किया, तो इसीलिए बोला कि अब ये दो वेरिएबल क्या है, लीनियर कोरिलेशन है। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, नॉन लीनियर की बात करते हैं। आइए देखिएगा, नॉन लीनियर में क्या बोल रहा है, कह रहा है जिसको कर्वी लीनियर भी हम लोग कहते हैं, है ना। कह रहा है व्हेन देयर इज नो कांस्टेंट चेंज इन द अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, इट इज नोन एज नॉन लीनियर कोरिलेशन। एक के चेंज की वजह से दूसरे के चेंज में कोई खास मतलब फर्क अपना अलग अलग, दोनों बोलते हैं ना, दोनों भाई अलग अलग काम कर रहा है भाई, वही चीज है। तो एक्स फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन ऑफ गेन दोनों का डिफरेंस अलग है, इसीलिए हम लोग क्या बोले, इसको बोले नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन। फिर से बोलिए, कोई कांस्टेंट चेंज नहीं है, जैसे उसमें कांस्टेंट चेंज था, यहाँ कोई नहीं है, देख लो ये देखो 10 से 20 तो 10 हो गया, 20 से 30 10 हो गया, 30 से 40 ये 10 हो गया। लेकिन यहाँ देखो 5 12 12 7 19 19 और 6 25 25 और 10 35, ये कोई चेंज हुआ सिर्फ एक रेट में नहीं, तो इसको नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट, कह रहा दिस टर्म यूज्ड व्हेन टू वेरिएबल डू नॉट चेंज इन द सेम रेशियो। अगर दो वेरिएबल है और सेम रेशियो से चेंज नहीं हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, नॉन लीनियर correlation. This shows that it does not form a straight line relationship. For example, the production of grains would not necessarily increase if use of fertilizer is doubled. बोल रहा भाई साहब, अगर फर्टिलाइजर ऐसा थोड़ी है कि जब डबल फर्टिलाइजर कर देंगे तो अनाज मेरा डबल उगने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका ग्राफ भी देखिए, आपको दिखाएगा, ये देखिए, इसीलिए इसको कर्वी लीनियर बोलते हैं, इसमें चेंज आते रहता है, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, इन द अबव शेड्यूल देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इवन दो द बोथ चेंज इन द सेम डायरेक्शन दे बोथ आर इंक्रीजिंग। देखो बढ़ तो दोनों बढ़ रहा है, ये देखो इसमें 10 से 20 ये भी 7 से 12, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन क्या दोनों में सेम डिफरेंस है? नहीं, दोनों में सेम डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कर्वी लीनियर। क्लियर है? अब चलिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन। ये बात को ध्यान में रखिएगा, एक एक करके समझते हैं। सिंपल कोरिलेशन का क्या मतलब हुआ, तो वो तो सिंपल मतलब कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स के, एक वेरिएबल के चेंजेस आने की वजह से दूसरे में भी चेंज हो रहा है, उसको कोरिलेशन, दैट इज सिंपल। पार्शियल कोरिलेशन क्या हुआ सर, पार्शियल होता है तीन वेरिएबल में से अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन हो देखना हो तो उसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं, और अब अगर आप तीन या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेट करना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या कह रहा है। सिंपल कोरिलेशन बोला, इट इंप्लाइज द स्टडी बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड सिंपल कोरिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, सॉरी, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मनी सप्लाई, ये सिंपल कोरिलेशन है। सिंपल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ऐसा नहीं, मतलब क्या हुआ सर, अगर दो वेरिएबल्स पॉजिटिव वे में जा रहा है तो भी, दो वेरिएबल्स नेगेटिव वे में जा रहा है तो भी, और नेगेटिव में कैसे जाता है नेगेटिव कोरिलेशन, अभी बताया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, और पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे, दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये सिंपल कोरिलेशन में दोनों आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी। अब है पार्शियल कोरिलेशन, देखिए कह रहा है इट इंप्लाइज द स्टडी बिटवीन टू वेरिएबल्स
कीपिंग अदर्स वेरिएबल कांस्टेंट। तो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में एक को कांस्टेंट बना दिया और 2 वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर लाइक रेनफॉल, क्वालिटी ऑफ मैन्योर, सीड्स, बट इफ वन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट एंड द क्वालिटी ऑफ सीड्स कीपिंग रेनफॉल एंड मैन्योर कांस्टेंट देन इट इज अ पार्शियल कोरिलेशन। बिल्कुल सही बात समझिए। बोल रहा है भाई साहब जब हम व्हीट को उगाएंगे तो उसके लिए अलग अलग फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं सर। रेनफॉल बारिश भी हो सकता है, क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी हो सकता है और सीड भी हम लोग अच्छा वाला दे तो भी हो सकता है। तो अगर कोई इंसान सिर्फ क्या बोलते हैं व्हीट का प्रोडक्शन और सीड्स पे वेरिएबल को चेक करता है, इसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। क्योंकि मेरे पास फैक्टर तो बहुत सारे थे लेकिन हमने 2 को लिया, ठीक है, 2 के साथ मेजरमेंट किया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्शियल कोरिलेशन। समझ में आई बात? हाँ जी सर। और तीसरा जो है मल्टीपल कोरिलेशन है। तो ये तो सिंपल सा बात है भाई, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखो। अब यही एग्जांपल को आगे बढ़ा लो कि अगर कोई इंसान व्हीट का प्रोडक्शन को बारिश के साथ भी मेजर कर ले, सर क्वालिटी ऑफ सीड्स के साथ भी मेजर कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। देखिए क्या कह रहा है, इट इंप्लाइज द स्टडी बिटवीन 3 और more 3 variables simultaneously. The entire set of independent and dependent variables is studied simultaneously. For example, the relationship between wheat output and the quality seeds and rainfall. तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जी क्या, इसको हम लोग बोलेंगे आपका मल्टीपल कोरिलेशन। ये देखिए ये थोड़ा चार्ट दिया हुआ है, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं तो आपको समझ में आएगा। सेम तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन दिया हुआ है, ये देखिए पूरा when 2 variables move in the same direction और when 2 variables move in the opposite direction। तो ये सिंपल आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। लीनियर नॉन लीनियर में बोल रहा है, लीनियर क्या होता है, when change in one variable tends to be bear a constant ratio in the amount of change in other variable। एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल अगर सेम रेशियो से चेंज हो रहा है, 10 से ये बढ़ा वो भी 10 से बढ़ा, तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। और अगर 2 वेरिएबल के बीच में या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में आपका सेम वेरिएबल से चेंज नहीं हो रहा है, सेम रेट से बदल नहीं रहा है, तो उसको हम लोग नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। सिंपल कोरिलेशन सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होना चाहिए इसमें, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। ये मल्टीपल कोरिलेशन में मतलब 3 वेरिएबल या उससे ज्यादा वेरिएबल का जब हम कोरिलेट करते हैं, वेरिएबल देखते हैं। और पार्शियल मतलब जब मेरे पास बहुत वेरिएबल अवेलेबल हो लेकिन हम सिर्फ 2 फैक्टर्स को लेकर उस पे चेक करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। आइए अब ये देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एक बात जान लीजिए, कोरिलेशन का रिजल्ट हमेशा जो होता है -1 से +1 के बीच में आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन +1 को बोलते हैं और नेगेटिव कोरिलेशन आपका किसको बोलते हैं, -1 को। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखिए इतने तरीके का होता है, परफेक्ट कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री, फेयरली हाई डिग्री, मॉडरेट और लो डिग्री एंड 0। ध्यान दीजिएगा, जब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा पूरा तो +1 होगा, नेगेटिव होगा तो -1 होगा। वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन होगा तो 0.90, 90 पे ऐसा बोलते हैं, -90 ये होगा। फिर फेयरली हाई डिग्री होगा तो 0.75 से 0.9 डिग्री तक होगा, और फिर माइनस नेगेटिव में होगा तो -0.5 से -0.9 तक होगा। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा 0.25 से 0.75 तक होगा, ठीक है। और फिर अगर ये नेगेटिव में देखो तो 0.25 से 0.75 तक होगा। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0 से 2.5, और एकदम जिसको नो कोरिलेशन बोलते हैं वहां 0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। माइनस और प्लस के बीच में 0 भी तो होता है, तो जब ये होगा तो कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लीजिए पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब -1 से प्लस के बीच में, सॉरी 0 से +1 तक पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 से -1 तक नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है बात? हाँ जी सर, तो ये समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये बात समझिएगा, प्रॉपर्टीज एक एक करके इसकी चर्चा हमको करनी है। आइए थोड़ा थोड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने। ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज है, सारे मेथड्स के जितने भी मेथड है सबके प्रॉपर्टीज काम आएंगे। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये तो अभी मैंने बताया, जस्ट पहले बताया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है -1 से +1 तक काम करता है, ठीक है, ये बात है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस ऑन ओरिजिन। तो देखिए एक यही चीज है, कोरिलेशन ही है जो ओरिजिन से भी इंडिपेंडेंट है और स्केल से भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर आपकी बात करें डिस्पर्शन तो सर डिस्पर्शन में क्या था,
इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम बट नॉट फ्रॉम स्केल, वहां स्केल इंडिपेंडेंट नहीं था, सिर्फ आपका ओरिजिन इंडिपेंडेंट था। आइए पढ़िए क्या कहता है, कह रहा है दिस प्रॉपर्टी रिवील्स दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इट विल नॉट अफेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ करेलेशन। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो ये कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री पे ये काम करता है। फोर्थ देख लीजिए, कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, स्केल में भी इंडिपेंडेंट आ गया ना। क्या कह रहा है, कह रहा है दिस प्रॉपर्टी रिवील्स दैट इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई ऑल लेवल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इट विल नॉट अफेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो प्लस माइनस कर लीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी भी वैल्यू में कोरिलेशन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है बात? हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। प्रॉपर्टीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको, आप जितना वीवीआई कर सकते हैं। क्या हो रहा है यार, हाँ नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। चलिए तो आप वीवीआई लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है पांचवा प्रॉपर्टी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स ओनली लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर क्या करता है, ओनली लीनियर कोरिलेशन को मेजर करता है। लीनियर मतलब वही जो दोनों से समान रूप से चेंज हो रहा है। कह रहा है टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम विल बी 0। अगर दोनों वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ, अरे भाई साहब एक बात समझा दो सर, कोरिलेशन कब होता है, जब दोनों में रिलेशन होता है, जैसे प्राइस और डिमांड। अब बताओ मुझे, अगर प्राइस और डिमांड में कोई रिलेशन ही ना हो, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, तो कैसे फिर हम कोरिलेशन देखेंगे? पॉसिबल तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दो वेरिएबल है, दोनों अगर इंडिपेंडेंट हो गया, दोनों स्वतंत्र हो गया, आप अपनी मर्जी के मालिक, आपका दोस्त अपनी मर्जी के मालिक, तो रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन पाओगे? जिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं ना, वो अपना मर्जी का मालिक, ये अपना मर्जी का मालिक, उसका रिलेशन नहीं टिकता है। ये बेस्ट तरीका है याद रखने का। तो एक्स और वाई वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपकी एक्स जो थी वो बहुत इंडिपेंडेंट थी, अपनी मर्जी का करती थी, और आप भी वाई थे तो आप भी अपनी मर्जी करते थे, इसलिए हमारा रिलेशन नहीं चला। लेकिन जब एक्स वाई का दोनों डिपेंडेंट रहे एक दूसरे पे, तो हमारा रिलेशन चल गया। क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा। हाँ, अब चलिए देखिए मेथड ऑफ रिलेशन है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिकली स्कैटर डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा है, उसके बाद जो और मेथड है वो हम लोग अगले क्लास में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे, है ना। आइए, स्कैटर डायग्राम मेथड क्या होता है? स्कैटर डायग्राम को हम लोग डोटोग्राम या डॉटग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोटोग्राम। क्या हो रहा है यार? लिख लीजिएगा आप लोग डोटोग्राम, ये लिखा क्यों नहीं रहा है? चलो कुछ हुआ होगा भाई, देखते हैं। डोटोग्राम या डॉटग्राम, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्कैटर डायग्राम इज एन इफेक्टिव मेथड for visually examining the form of a relationship without calculating any numerical value. The values of these two variables are plotted as a point on a graph paper in this technique. देखो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपली तरीके से बताऊं। ये ग्राफ को देखो, जो ये डॉट्स प्लॉटेड है ना, वही आपको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। प्लॉटेड डॉट्स को स्कैटर डायग्राम बोला। ये देखो जितना डॉट्स क्लोज है, सबसे पहले तो ये बात देख लो, इसको ये पॉजिटिव है, इसको मानो पॉजिटिव। यार क्या हो गया पता नहीं, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, इसको ध्यान माना नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसको मानना पॉजिटिव। अब क्या बोल रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा जितना डॉट आपके क्लोज है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है। जितने आपकी मतलब समझ लो, जो भी दोस्त आपकी क्लोज होगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और जितना आप दूर रहोगे उतना क्या होगा सर, उतना वीक रिलेशन आपका होगा। ठीक है, तो यही ये ग्राफ आपका जो है, यही ग्राफ सब कुछ बताता है। फिर क्या मेरिट और डिमेरिट देख लीजिए। क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्कैटर डायग्राम इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। बिल्कुल सही, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। देख लो, देख के समझ में आ जाता है। इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, और फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेशन द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये पहला स्टेप है जब आप तो रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करते हो। डिमेरिट क्या है? न्यूमेरिकल मेजर नहीं देता है, सब्जेक्टिव मेथड है, और क्वांटिटेटिव डेटा पर अप्लाई नहीं हो सकता है। चलिए जी, आज इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग और 3 मेथड है, वो मेथड्स को देखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।